नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों के उपचुनाव में 19 सीटों पर जीत के बाद बीजेपी और सीएम शिवराज सिंह चौहान की चुनौती खत्म होती नहीं दिख रही है। सबसे पहली चुनौती होगी कैबिनेट का विस्तार। जी हां, कैबिनेट के विस्तार की जब चर्चा चली तो दिवाली के बाद तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत का मंत्री बनना यहां से साफ नजर आ रहा है। लेकिन बाकी बचे 4 पदों के लिए दावेदारी की एक लंबी कतार है। इस लिस्ट में खास तौर पर वो विधायक शामिल हैं जो सिंधिया समर्थकों की वजह से मंत्री बनने से वंचित रह गए थे। अब उन्होंने अपना दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के मूड में फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। अभी कोई योजना नहीं। 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 3 मंत्रियों की हार के बाद जल्द मंत्रिमंडल विस्तार के कयास लगाए जा रहे थे। माना जा रहा था कि 3 मंत्रियों की जगह मंत्रिमंडल में जल्द ही नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार की कोई योजना नहीं है। अभी कोई योजना नहीं। लेकिन पिछली बार सिंधिया समर्थकों के कारण कई बड़े नेता मंत्री बनने से वंचित रह गए थे। इस बार वो पहले से ही संगठन और सीएम पर दबाव बनाने भी लगे हैं। न बिल्कुल विचार करेंगे और पार्टी में तो ऐसा है नहीं, हमेशा इस बात का विचार होता है कि किनको जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, किनको देना है, वो पार्टी विचार करती है उसमें। हम लोगों को जो आदेश पार्टी का मिलता है उसका हम लोग समय समय पर पालन करते हैं। ये हमारी ड्यूटी है। परिणाम देने का काम हमारा है, वो देंगे। जहाँ पार्टी ने हमको लगा है उसका परिणाम, पूरी मेहनत लगन ईमानदारी से किया है, उसका परिणाम भी सामने आप देख सकते हैं। सरकार बदलते समय सीएम शिवराज ने अपनी कैबिनेट में कांग्रेस से इस्तीफा देकर आए 22 में से 14 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया था। इसमें क्षेत्रवार प्रतिनिधित्व जैसे समीकरण नहीं थे, लेकिन अब यह दबाव रहेगा। शिवराज का बयान भी इस दबाव को बताने में काफी है कि पार्टी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगी। उपचुनाव के नतीजों के बाद विंध्य और महाकौशल से भी हक की मांग उठने लगी है। ऐसे में सवाल है कि क्या इस बार इन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। सवाल ये भी है कि कैबिनेट विस्तार के बाद विधानसभा अध्यक्ष कौन बनेगा। चुनाव हारने वाले सिंधिया समर्थकों को भाजपा संगठन में जगह मिलेगी या नहीं। निगम मंडलों में नियुक्तियां भी शिवराज के लिए एक चुनौती है। उपचुनाव में बीजेपी के खाते में 19 सीटें आने से ज्योतिरादित्य सिंधिया का पार्टी में प्रभाव बढ़ा है। संगठन के साथ साथ सरकार में भी उनकी सुनी जाएगी। वहीं चुनाव परिणाम के बाद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की ताकत भी बढ़ी है। सरकार में शिवराज सिंह चौहान ने अपने पिछले 3 कार्यकाल में ऐसे राजनीतिक हालात का सामना नहीं किया था। ऐसे में सिंधिया के दखल, संगठन की पसंद और बढ़ते दावेदार, शिवराज सिंह चौहान के लिए मंत्रिमंडल विस्तार करना कतई आसान नहीं होगा। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो ये जो स्लोगन है कि 6 अनार कई बीमार, ये स्लोगन इसलिए क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली की दौड़ हम देख चुके हैं। कुछ नेता चुनाव से पहले दिल्ली की जो है दौड़ लगा चुके हैं, वहाँ वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, पार्टी के वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं। अब सवाल ये कि आखिर किसे जगह मिल सकती है, क्योंकि इस चुनाव के बाद 3 मंत्री तो हार गए, 3 जगह वो बाकी बची है। साथ ही साथ बाकी पुराने मंत्री जो कि पार्टी में अपनी आवाज़ बुलंद कर चुके थे, उनकी भी जगह बनाना है। लेकिन इन सब के बावजूद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह साफ कह दिया है कि फिलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। दुर्गेश केसवानी जी, बीजेपी प्रवक्ता, प्रखर वक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। अजय सिंह जी यादव कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और हमेशा से पार्टी की आवाज़ बुलंद करते आए हैं इस मंच पर। मैं सबसे पहले दुर्गेश केसवानी जी, आप ही से जानना चाहता हूं कि अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल नहीं है तो क्या ये चुनौती मानकर चला जाए, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं करना क्या देखा जा रहा है? पहले पार्टी के अंदर समन्वय देखा जाए या फिर जो बाकी जो नए मंत्री बनेंगे उनके विभाग में कोई हेरफेर होगा या फिर कोई नया आएगा? क्या देखा जा रहा है? क्या पार्टी, संगठन और शीर्ष नेतृत्व तय कर रहा है? देखिए विजय जी, कर रहे हैं आप, मुझे नहीं लगता है ऐसा कि शिवराज जी 1 बार के नहीं, 2 बार के नहीं, 3 बार के नहीं, 4th टर्म में उनका मुख्यमंत्री का
और ये सब चुनौतियां, वो सब चीजें पार कर चुके हैं। और जो मंत्रिमंडल का विस्तार, निगम मंडलों में नियुक्तियां, संगठन की दृष्टि से निश्चित रूप से संगठन भारतीय जनता पार्टी में सर्वोपरि है। जो संगठन आदेश निर्देशित करता है, प्रत्येक कार्यकर्ता उसको फॉलो करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेष अधिकार है कि अगर हम क्रिकेट की भाषा में जैसे कहें तो वो कैप्टन है। कैप्टन जिस बैट्समैन को चाहेगा, जिस बॉलर को चाहेगा, जिस फील्डर को चाहेगा, वो निश्चित रूप से उनसे वो काम करेंगे। तो हमारा एक ही ध्येय है और एक ही लक्ष्य है, वो मध्य प्रदेश का विकास, जो पिछले 15 महीनों में कमलनाथ सरकार ध्वस्त हो गई थी, जो व्यवस्था चालू करना है और प्रदेश को मध्य प्रदेश और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक लाभ कैसे पहुंचना चाहिए, योजनाएं कैसे पहुंचनी चाहिए, उन भुगतान कैसे होना चाहिए, इसके लिए हमारी सरकार काम करती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी स्पष्ट कर दिया कि कोई इस चीज में जल्दी नहीं है। जो उनकी टीम है काम कर रही है, मध्य प्रदेश को और मध्य प्रदेश को स्वर्ण मध्य प्रदेश बनाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, सभी लोग मिलकर मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। चलिए, अजय यादव जी भी हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे भी मैं बातचीत करता हूं। अजय यादव जी, क्या लगता है आपको कि अभी जो सिंधिया समर्थक जीत कर आए हैं वो, और साथ ही साथ जो जीत कर नहीं आए उनको पार्टी में क्या पद मिलेगा, वो क्या करेंगे, आगे उन्हें क्या करना है, और साथ ही साथ मंत्रियों के लिए विभाग और सिंधिया जी का दखल दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होगा? देखिए विजय जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब 2 कालघंटों में बट गई है। एक सिंधिया जी के पूर्व की भारतीय जनता पार्टी और एक वो भारतीय जनता पार्टी जो सिंधिया जी के भाजपा में आने के बाद। पूर्व की भारतीय जनता पार्टी संगठन को महत्व, पार्टी को महत्व, गुटबाजी व्यक्ति का कोई महत्व नहीं। अब सिंधिया जी के साथ 20 ऐसे लोग विधायक जिनके नेता केवल सिंधिया जी, वो सरेआम कहते हैं कि सिंधिया जी के लिए ही हम समर्पित हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से गुटबाजी पहुंच गई है। दूसरी तरफ मंत्रिमंडल, ऐसे वरिष्ठ नेता जो 5, 6, 7 बार तक के विधायक हैं और 10-10 साल मंत्री रहे हैं, उनको मंत्री नहीं बनाया गया है। उनकी जगह ऐसे नेता जिनका विधानमंडल का अनुभव केवल 1.5-2 साल का है, ऐसे भी 3-4 नेता मंत्री बने हुए हैं। और सिंधिया जी के साथ जितने लोग भाजपा में गए, उनने लगभग आधा मंत्रिमंडल घेर रखा है। अब गुटबाजी का आलम यह है कि सिंधिया जी के साथ हारे हुए 1-2 मंत्री चुनाव हार गए हैं, तो सिंधिया जी कह रहे हैं वहां भाजपा के नहीं, मेरे गुट के 2 और नेता रिप्लेस किए जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में अब गुटबाजी चरम पर है। हम भी राजनीति में हस्तक्षेप रखते हैं, भाजपा की भी जानकारियां रखते हैं। भाजपा के 10 से 15 ऐसे नेता हैं जिन्हें मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि उपचुनाव में आप संयम रखिए, उपचुनाव के बाद आपको एडजस्ट किया जाएगा। उपचुनाव जीतने के बाद अब शिवराज जी कह रहे हैं अभी तो कोई विचार ही नहीं है, अभी तो हमने सोचा ही नहीं है। अब ये ऐसे नेताओं का संयम कितने दिन तक साथ रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। मध्य प्रदेश में जनता को इन चीज़ों का भुगतना पड़ेगा, भाजपा की इस गुटबाजी का नतीजा। जी दुर्गेश जी, मंत्रिमंडल विस्तार को फिलहाल रोकना, इसके पीछे कोई खास कारण रहा या फिर कोई दबाव है या फिर एडजस्टमेंट है? क्योंकि इसके बाद तो अभी शिवराज जी को कई बार चक्कर लगाने पड़ेंगे दिल्ली के, क्योंकि यहाँ से फाइल वहाँ, वहाँ से नाम वहाँ, वहाँ से नाम फिर यहाँ, फिर सहमति नहीं बनना, फिर उसके बाद जो नाराज़ हो गए उनको समझाना, फिर नाराज़ लोग फिर दिल्ली की दौड़ लगाएंगे। ये तो अब चलता रहेगा। देखिए विजय जी, सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता साथी का जवाब देना चाहूंगा। जो यह बात कर रहे हैं कि हमें भी जानकारी रहती है भाजपा की और भाजपा में क्या हो रहा है, कितनी गुटबाजी है, क्या है, मुझे लगता है कि अब इन चीजों से इनको सबक ले लेना चाहिए। जिनको अपनी पार्टी का ध्यान रखना चाहिए वो भाजपा का ध्यान रख रहे हैं। इसी वजह से ही आज विपक्ष में बैठे हैं। आप तो पूरी चिंता आप बिल्कुल मत करिए। शिवराज जी एक दमदार और शानदार और जानदार व्यक्तित्व हैं और एक बार के नहीं, मैंने कहा 4 बार के वो मुख्यमंत्री। वो किसी के दबाव में आने वाले नहीं है कि किसी के दबाव में आ जाए। और इन्होंने इनको किसने बता दिया आके कि शिवराज जी ने किसी से कमिटमेंट किया है, क्या किया है? ये सिर्फ और सिर्फ एक रूमर और एक झूठ के आधार पर बातें एक नेशनल चैनल पर नहीं करनी चाहिए विजय जी। इनको
बाकी रही शिवराज जी की बात, तो शिवराज जी निश्चित रूप से हर निर्णय लेने में सक्षम है, वो अपनी बात करेंगे। और अभी उनको ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार एकदम कर देना चाहिए। निश्चित रूप से जो साथी जीत कर आए और जो विधायक हैं, वो हर विधायक अपने आप में एक महत्व रखता है, जानदार है, शानदार है। निश्चित रूप से उस चीज की कहीं कोई दुर्गेश जी सवाल अभी हमारा फोकस पूछा जा रहा था, क्योंकि कई लोग कतार में हैं, कई पुराने विधायक ऐसे हैं जो कतार में हैं, जो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जो आपके कांग्रेस में शामिल हुए वो लोग जिनको मंत्री बना दिया गया और जो लंबे समय से गौरीशंकर बिसेन जी हैं, साथ ही साथ राकेश शुक्ल जी हैं, आप विंध्य से भी ले लें तो अजय विश्नोई जी हैं। ये मैनेजमेंट आपको बिठाना होगा, इस मैनेजमेंट ने। और अजय विश्नोई जी तो मुखर होकर ट्वीट भी करने लग जाते हैं। पाठक साहब हैं सतना से, देखिए वो वरिष्ठ नेता हैं अजय जी, और निश्चित रूप से हम जैसे लाखों लाख कार्यकर्ताओं को उन्होंने गढ़ा है, और उनके विषय में वो संगठन हमारे यहाँ पे हर कार्यकर्ता का अगर मूल्यांकन होता है तो हमारा संगठन, माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, हमारे संगठन के नेता लोग, वो निश्चित रूप से हर चीज पे करते हैं। किसी को कहीं कोई चिंता करने की नहीं है। हम लोग जो हमारा एक लक्ष्य है, पंडित दीनदयाल जी के सपने को चरितार्थ करना है कि अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक लाभ कैसे पहुंचना चाहिए, उसका उत्थान कैसे होना चाहिए। प्रत्येक कार्यकर्ता इसके लिए कार्यकर्ता है, फिर चाहे वो विधायक हो चाहे सीनियर विधायक हो, सभी लोग जनसेवा में जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आते हैं। राजनीति एक माध्यम है जनसेवा करने का, तो निश्चित रूप से इन सब चीजों का कहीं मेरे को लगता है कि कहीं कोई बात नहीं है। चलिए, मैं आपसे बात पूछना चाह रहा था, मैं कुछ दावेदारों के नाम बता रहा हूं आपको लगता है कि इनमें से कुछ लोग सेट हो पाएंगे? संजय पाठक, रामपाल सिंह जी, गौरीशंकर बिसेन जी, राजेंद्र शुक्ला जी, नागेंद्र सिंह जी, रमेश मेंदोला, अजय विश्नोई, इनके साथ न्याय होगा क्या? देखिए, जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सभी के साथ न्याय जनता के, हमारा सिर्फ मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता है जिसके लिए माननीय शिवराज जी उनको भगवान की तरह पूजते हैं, और निश्चित रूप से उनका उत्थान हो, उसके लिए प्रत्येक जितने भी आपने नाम लिए सब अपने अपने क्षेत्रों में संकल्पित हैं और अपने अपने उसमें प्रयास कर रहे हैं कि जनता के हितों की बात होनी चाहिए। ये सब चीजें सेकेंडरी चीजें हैं। हमारा संगठन क्या किसको आदेशित कर रहा है, किसको कौन सी दायित्व दे रहा है, किसको कौन सी जवाबदारी दे रहा है। अजय, एक सवाल आपसे पूछता हूं, क्या लगता है, क्योंकि जिस संगठन के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है, क्योंकि आज संगठन के दम पर ही एक विशाल वटवृक्ष बनकर बीजेपी उभरी है, और वो कोशिश यही करती है कि वो संगठन स्तर तक, बूथ स्तर तक, मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं में एक विश्वास जगा पाए। अब सवाल ये है कि कुछ कांग्रेस के लोग भी हैं जो अब फिर से शामिल होने के लिए कोशिश करेंगे, सिंधिया समर्थक भी हैं जो हार चुके हैं, वो भी पार्टी के अंदर कोई न कोई पद की आशा, महत्वाकांक्षा कुछ तो उनकी होगी, और बाकी वो लोग, जब सिंधिया समर्थक आए थे 22 में से 14 को मंत्री बना दिया गया था, 12 अभी जीत कर आए हैं। सवाल ये है कि सबके बीच मैनेजमेंट, क्योंकि बीजेपी कोई नई पार्टी नहीं है, उनका अपना संगठन बहुत मजबूत है, ऐसे एक परिवार में और दूसरे परिवार के लोगों को शामिल करके रखना और उनको चलाना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। देखिए विजय जी, मैंने आपसे पहले ही कहा, भारतीय जनता पार्टी अब बदल गई है। उदाहरण के साथ बताता हूं मैं, कल भारतीय जनता पार्टी की नई नेता इमरती देवी जी चुनाव हारने के बाद कहती हैं मैं तो हारने के बाद भी मंत्री रहूंगी। तो ये बदली हुई भारतीय जनता पार्टी है। और दूसरी तरफ आपके 6-6, 7-7 बार के विधायक आज इधर उधर संगठन के सामने विनती कर रहे हैं, खुल के अपने हक की बात नहीं कह पा रहे हैं, और दूसरी तरफ जिनके नेता पैरोकारी कर रहे हैं तो वो चुनाव हारने के बाद भी अपना हक जता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में अन्यायपूर्ण गतिविधियां चल रही हैं कि वरिष्ठ नेताओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। दुर्गेश जी कहते हैं हमारा काम नहीं, बिल्कुल हमारा काम है। हम मध्य प्रदेश का सशक्त विपक्ष हैं। प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी अगर मंत्री पद के लिए सिर्फ फुटबॉल करेगी और प्रदेश का विकास प्रभावित होगा तो हम जनता के सामने अपनी बात रखेंगे, और ये हमारा दायित्व है कि सरकार के ऊपर भी हम नियंत्रण रखें, उनकी गतिविधियों को जनता के सामने लाएं।
आप जिन वरिष्ठ नेताओं का कह रहे हैं कि वो मंत्री पद के लिए किसी भी तरह से दावेदारी नहीं कर रहे हैं, तो इन 8-10 नेताओं के बयान दिलवा दीजिए कि वो मंत्री बनने के इच्छुक नहीं है। हम भी मान लेंगे इस बात को कि हमने गलत जानकारियां जनता के सामने इतने बड़े चैनल पर रखी हैं। मैं तो दावे से कह रहा हूं कि 10 से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं को उपचुनाव के पहले आश्वासन दिया गया कि उपचुनाव के बाद हम आपको मंत्री बनाएंगे, और उन 10 लोगों से आप कहलवा दीजिए कि नहीं दिया गया आश्वासन। देखिए, कांग्रेस पार्टी झूठ प्रपंच की राजनीति नहीं करती है। हमारी सरकार भी चली गई, तब भी हमने झूठ प्रपंच की राजनीति नहीं करी। हम सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, विधानसभा से लेकर सड़कों तक। इंतजार कर रहे हैं कि नहीं, ये बताइए। देखिए, सभी लोग जिनके आप नाम ले रहे हैं सभी वरिष्ठ नेता हैं। रामपाल सिंह जी, गौरीशंकर बिसेन जी, और भी नाम जोड़ लीजिए। अरे मेरे भैया, आप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने की स्थिति में क्यों हैं? एक सशक्त विपक्ष अगर आप हैं तो उसकी भूमिका निभाइए। आज विपक्ष के पास विरोध करने का। दुर्गेश जी, हम तो चाहते हैं आप कुछ बन जाओ, सब कुछ कांग्रेस वालों को ही दे दोगे क्या? अजय जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। बाकी निश्चित रूप से मेरे को जो मेरे संगठन ने दिया है, मेरी एलिजिबिलिटी नहीं है, उससे ज्यादा मुझे मेरे संगठन ने मुझे दिया है। और निश्चित ही रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता को जो भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता है, मुझे लगता है विजय जी, ये सिर्फ अब कांग्रेस के पास कोई इश्यूज नहीं बचे तो वो इन मुद्दों पे आके बात कर रही। अरे अपना घर संभालो, अभी अभी आप चुनाव हार के आए। आज कमलनाथ जी कहाँ हैं? कमलनाथ जी हार के बाद एक बयान जनता के सामने नहीं देकर पाए। उनको बयान देना चाहिए कि हार के कारण क्या है और समीक्षा में आप क्या कर रहे हैं। ये इनकी चिंता करिए आप। हमारा संगठन, हमारे नेता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की जनता की चिंता। अरे कल हमारी बैठक भी हो गई दुर्गेश जी, समीक्षा की बैठक हो चुकी है तमाम उम्मीदवारों के साथ। कल हमारी आपको जानकारी नहीं है। दुर्गेश केसवानी जी, देखिए, आपको नाराजों को भी समझाना है, साथ ही साथ अपनी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पहले मंत्री रह चुके हैं या जो इच्छुक हैं, जो सीनियर हैं, उनको भी आपको तवज्जो देनी है। सिंधिया गुट को भी मैनेज करके चलना है, और साथ ही साथ पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी ना हो, ये भी देखना है। ऐसे इन विषम परिस्थितियों में शिवराज सिंह चौहान जी एक बार फिर मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो कुर्सी जो है वो कोई बहुत मामूली कुर्सी नहीं है सर। उस पर बैठना संगठन को, पार्टी को, और साथ ही साथ दूसरे दल से आए हुए बाकी लोगों को, जिनकी वजह से ये सरकार बनी है, उनको तो आपको कम से कम तवज्जो देनी ही होगी और सबके बीच सामंजस्य बैठाना होगा। ये एक बड़ी चुनौती होगी, वो भी क्षेत्रवार, किसी भी क्षेत्र की उपेक्षा हुए बिना। देखिए विजय जी, निश्चित रूप से आप जो समीक्षाएं बैठ के कर रहे हैं, और आप क्योंकि बहुत समय से इन सब चीजों को वॉच करते हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं, पर मुझे लगता है कि इस टाइप की बातें भारतीय जनता पार्टी में कहीं से लेकर कहीं तक नहीं है। पूर्व में अगर एक सिंधिया गुट की जो आप बात कर रहे हैं, वो चुनाव से पहले तक की बातें थी। अब सब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। माननीय सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता, मेरे को लगता है कि जब हम संगठन की बात करते हैं तो उसमें कहीं गुट की तो कहीं कोई बात ही नहीं आती कि इस गुट के उस गुट के। निश्चित रूप से नेता के प्रति उनकी आस्था हो सकती है। बाकी हमारी प्रत्येक कार्यकर्ता की आस्था सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के लिए है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो जिस कार्यकर्ता को दायित्व देंगे। देखिए, मैं दुर्गेश जी ऐसे समझाता हूँ आपको, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, पंकज जी भी उसी ग्रुप में साथ में आए थे, आज वो भी टीवी चैनल्स पर बैठते हैं, आपकी पार्टी का पक्ष रखते हैं, तो कम से कम कोई ना कोई तो एक आदमी कम हुआ आपका टीवी डिबेट में। देखिए, आपने जो बात विजय जी कर रहे हैं, तो आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि एक नया चैनल भी तो है जहाँ पे वो अकोमोडेट हो गया है। आप इस चीज को ऐसे क्यों नहीं लेते? ये मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा भाईचारा है तो फिर बहुत अच्छी बात है। फिर पार्टी के अंदर जो नाराज है उन्हें समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं कोई नाराजगी नहीं है। चलिए, लास्ट रिएक्शन में अजय जी से लूंगा। अजय जी, देखिए विजय जी, अभी दुर्गेश जी ने कहा कि किसी नेता के प्रति आस्था हो सकती है, उसी आस्था को तो गुटबाजी कहा जाता है दुर्गेश जी। नहीं, कोई ये गुटबाजी आपने हो सकती है, भाजपा में चली गई है। लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी से कहना है कि अब आपने चुनाव लड़ा,
प्रदेश की सरकार आपको मिली है। दुर्गेश जी, मैं गंभीर बात कर रहा हूँ, ये गुटबाजी भी आप संभालिए, सिंधिया जी भी आपको मिल गए। अब मैं आपसे गंभीर बात कर रहा हूँ। देखिए दुर्गेश जी, मुझे नहीं लगता है, दुर्गेश जी गंभीर बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश की जनता ने जनता से जनादेश अब उपचुनाव के बाद आपको मिला है, तो हम जनता की तरफ से ये उम्मीद करते हैं कि आप अपना मैनिफेस्टो भी पूरा करें, साथ में सिंधिया जी जो वादे कांग्रेस की सरकार में पूरे होते हुए नहीं देख रहे थे, चाहे वो किसानों के आप पक्ष जरूर रखा, लेकिन एक बात है समन्वय की, और वो समन्वय बनाना होगा, और इसमें संगठन को भी बहुत साथ देना होगा, शीर्ष नेतृत्व को भी यहाँ समझकर चलना होगा, क्योंकि इस कुर्सी को संभाले रखना और उस कुर्सी पर बैठे रहना, और उस कुर्सी पर जब आप पहुँचे हैं, चाहे वो मंत्री पद की हो या पहुँचना चाहते हैं, जो बाकी लोग जो हैं जो दिल्ली तक की दौड़ लगाएंगे, अभी नजर आएंगे, वो भी खबरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सवाल ये कि आखिर इन सब के बीच जनता और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इनके बीच का कनेक्शन थोड़ा कहीं भंग ना हो, क्योंकि ये एक रिदम में होगा तो बाकी सब मैनेज हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। नमस्कार।